हेलो बच्चों, कैसे हो? कल हमने किया था कल की क्लास में वर्ण। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा। आज का हमारा जो काम है, जो पहले हमने इस जल प्रलय में कृतिका का पहला पाठ पढ़ा था, उसके प्रश्न उत्तर बीच में ही रह गए थे। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आज उसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो करते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो हम बताएंगे कि बाढ़ की खबर सुनकर हम पाठ के अनुसार बताएंगे कि लोग अनेकों प्रकार की तैयारी करने लगे। जरूरत का जो सामान था, जैसे दिया सलाई अर्थात माचिस, आलू और दवाइयाँ, कुछ पत्रिकाएं वगैरह लेने लगे ताकि खाली समय में वो पढ़ भी सके और जरूरत की वो सारी चीजें उन्होंने लिया जो उन्हें मुसीबत के समय काम आ सके। अगला ये है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? तो हम बताएंगे कि लेखक ने बहुत पहले भी बहुत सारी बाढ़ें देखी थी, लेकिन उसमें उन्होंने एक जागरूक इंसान की तरह कार्य किया था और लोगों की मदद भी की थी। लेकिन ये बाढ़ वो बाढ़ थी जहां पर लेखक खुद रहता था और वहां पर बाढ़ आने की हालात पैदा हो गए थे। तो ये बाढ़ अन्य बाढ़ों से लेखक के लिए अलग थी। इसलिए लेखक ये देखने के लिए कि पानी कहाँ तक आ गया है और उन्होंने अगर बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए अपने परिवार को वो कैसे बचाएंगे, ये सब कुछ देखने के लिए कि पानी कहाँ तक आ चुका है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात होते होते उनके घरों तक भी पानी आ जाए और वो कहीं जाने लायक भी न रहे। इसलिए लेखक बाढ़ की जानकारी लेने के लिए उत्सुक थे। अगला प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? यानी जब अगर हमें हम अपने से ही लगाते हैं, जब हमें ये पता लग जाए, मान लो कि हमारे घरों तक पानी आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, बारिश में पानी ज्यादा आ गया है, तो उसके पश्चात क्या होगा? हमें भी इस बात की चिंता होगी कहीं हमारे घरों में तो पानी नहीं घुस जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी लोगों को यही पानी की चिंता थी कि पानी आता है तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है और सबके घरों की तबाही करता हुआ, तहस नहस करता हुआ वहां से निकल जाता है। तो सब लोग इसी बात से लेकर डरे हुए थे और यही बातें जानने के लिए कि पानी कहाँ तक आ गया है, कहीं उनके घर तक तो नहीं पहुंच जाएगा या उनकी कॉलोनी तक तो नहीं पहुंच जाएगा, ये सब देखने के लिए उनके मन में जिज्ञासा थी। मृत्यु का अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो हम बताएंगे, मृत्यु का तरल दूत, तरल होता है लिक्विड, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि बाढ़ जहां पर भी आती है तबाही मचाकर चली जाती है, बहुत सारी बीमारियां छोड़ जाती है, लोगों का जीना मुश्किल कर जाती है। तो इसलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदा होती है मुसीबत, यानी अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो अपनी तरफ से कोई भी सुझाव हमने यहाँ पर देने हैं, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। जैसे मान लो बाढ़ गई है, तो बाढ़ आ जाए तो लोगों को अगर कोई ऐसे स्थान पर बाढ़ आ गई है जहाँ पर हम सेफ हैं लेकिन दूसरे स्थान पर बाढ़ आ गई है, तो हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, या कोई और मदद की जरूरत हो तो वो कर सकते हैं। या फिर कोई दूसरी आपदा आ जाती है तो उसके लिए हम कैसे किन किन तरीकों से हम उन मुसीबतों से बच सकते हैं, वो सारे कोई भी उदाहरण देकर कम से कम एक जरूर लिखेंगे। फिर है, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बुझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? यानी जब लेखक के अब गांव में, शहर में, मोहल्ले में बाढ़ की परिस्थिति हो गई थी, तो ये कहा गया है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू उलट कर भी नहीं देख पाए, देखने के लिए आए। यानी जब दूसरी जगह पर बाढ़ आई हुई थी, तो जहां पर बाढ़ नहीं आई हुई थी वहां के लोगों ने दूसरी जगह जाकर उन लोगों को झांक कर भी नहीं देखा कि उनके हालात कैसे हैं, क्या उन्हें किसी जरूरत तो नहीं है किसी चीज की, या हमें उनकी मदद करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए। तो जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो हमें अपनी खुशी में ही नहीं खुश रहना चाहिए बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए,
ठीक उसी प्रकार से कि जैसे आज लेखक के परिवार के साथ या वहाँ के मोहल्ले और गाँव के साथ पूरी सबकी मन में ये भय बना हुआ था कि बाढ़ आ गई तो कैसे रहा जाएगा, कैसे जीवन यापन करेंगे। आज उनको जो डर सता रहा है, तो जहाँ पर दानापुर में पहले बाढ़ आ चुकी थी, तो वहाँ पर भी जाकर देखना चाहिए था और उनकी जो हालत थी, उनका अगर कुछ सुधार हो सके, तो हमें ज़रूर किसी न किसी की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो इसलिए ये मानसिक तौर पर कटाक्ष किया गया है, यानी ताना मारा गया है। अब प्रश्न नंबर 7 है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो हम बता सकते हैं, खरीद बिक्री तो इसलिए बंद हो गई थी कि लोगों को डर था कि अगर हम अपनी अपनी दुकानें खोल कर बैठ जाएंगे, तो हम अपने एक तो घरों से दूर हो जाएंगे और अचानक से बाढ़ आ गई तो हम कैसे घर तक पहुंचेंगे, अपने परिवार को कैसे बचाएंगे। और दूसरा ये कि हमारे दुकानों में भी माल की बहुत ज़्यादा नुकसान होने का डर बना रहेगा। तो खरीद बिक्री तो इसलिए बंद हो गई थी, लेकिन पान की दुकान पर बिक्री अचानक इसलिए से बढ़ रहेगी थी क्योंकि वो पान की दुकान गली के नुक्कड़ पर थी और उसमें रेडियो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, जिससे कि लोग बाग वहां पर खबरें सुनने के लिए आते थे और पानी कहाँ तक आ चुका है, उनके शहर से कितनी दूर है, ये सब बातें उन्हें पता चलती थी। इसलिए वहां पर खड़े खड़े लोग पान भी खा लेते थे, इसलिए उनकी पान वाले की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। अगला है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या-क्या प्रबंध किए? तो जो ये पहला प्रश्न था हमारा, बाढ़ की खबर सुनकर लोगों ने कैसे-कैसे तैयारी की, तो वही बातें इसमें आ जाएँगी कि लेखक ने क्या-क्या प्रबंध किए। लेखक ने उम, अ, दवाइयाँ रख ली, आलू रखे जो घर में थे, उन्होंने दिया सलाई रखी, और उन्होंने उसके साथ-साथ कुछ पत्रिकाएँ भी रखी और इकट्ठे करके ये सारे सामान रखे और इसके साथ और भी जो भी ज़रूरी कपड़े थे, वो भी उन्होंने रखे, ताकि अचानक से बाढ़ आ जाए, तो वो सामान लेकर वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच सके। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन-कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित का मतलब है कि जब बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के बाद वहाँ के लोगों में कौन-कौन सी बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो हम बताएँगे कि बाढ़ के आने के बाद हैजा और उम, त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियाँ, मलेरिया, मच्छरों के पनपने की और इसके साथ-साथ पैरों के गलने की, ये बहुत सारी बीमारियाँ होने की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि पानी-पानी, कीचड़-कीचड़ सब जगह फैल जाता है, तो जो हमारी त्वचा संबंधी या स्किन संबंधी बीमारी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है और मच्छर और गंदगी ज़्यादा होने से मलेरिया वगैरह होने के भी ज़्यादा उम, बीमारी बढ़ने की आशंका हो जाती है। अगला प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों की किन भावनाओं के वशीभूत दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? ये उस समय का ज़िक्र किया गया है जब लेखक बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि एक नाव लेकर गए जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, तो कहा कि कुछ आदमी इस नाव में आ जाओ, तो एक जब नौजवान उस पर चढ़ा तो उसके साथ-साथ उसका कुत्ता भी वहाँ पर चढ़ गया। तो जब डॉक्टर ने कहा कि कुत्ता नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ते के स्थान पर तो हम एक आदमी को और बिठा सकते हैं, तो नौजवान ने कहा कि नहीं, अगर मैं आऊँगा तो मेरा कुत्ता भी साथ ही आएगा, और ये कहकर वो नौजवान पानी में वापस उतर गया। और ये देखते ही वो कुत्ता भी वापस पानी में उतर गया। यानी उन दोनों के आपसी जो भावनाएँ थी वो एक-दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई थी, ये देखने को मिलता है। यानी एक-दूसरे से वो कितना प्रेम करते थे। 11वां प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? यानी जब बाढ़ आई थी, तो लेखक की कलम जो थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। लेखक को लिखने का बहुत शौक था। इसके साथ-साथ ना ही उनके पास मूवी बनाने के लिए कैमरा था, ना टेप रिकॉर्डर था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा, अच्छा है ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, कलम तक भी नहीं है, और तो दूसरी बात क्या है, अगर कैमरा होता तो वो उसकी फ़िल्म बनाते, टेप रिकॉर्ड होता तो पानी के आने के जो शोर होता वो उसमें रिकॉर्ड करते। तो ये सब नहीं है, तो उन्होंने बड़े ही एकाग्रता से उस
बाढ़ का दृश्य देखा और वो उन्होंने ये सोचा कि वो उसकी पूरी छवि, पूरी चित्र उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब वो बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छे से बल्कि इसके बारे में लिख सकेंगे। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि अच्छा है कि मेरे पास इस समय कलम और टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर कैमरा नहीं है, ताकि मैं अपने दिमाग में जो कुछ भी घटना घटी है, उन सबको अच्छे से बिठा सकूँ, ध्यान में रख सकूँ। अगला प्रश्न है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो उसका उल्लेख कर सकते हैं। नहीं तो बाढ़ संबंधी भी कोई ऐसी बात या कोई और बात, कोई भी जो मीडिया के द्वारा छोटी सी बात का कोई भी बड़ा रूप जो ले लेती है, उसका वर्णन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई है और वहां पर बाढ़ पीड़ित लोगों को किसी स्थान पर ठहराया गया है और वहां पर उन लोगों की भूख मिटाने के लिए ही मान लो कोई खाना लेकर जा रहे हैं और वो खाना कम पड़ जाता है और बाकी लोग भूखे रह जाते हैं, तो उस बात का भी अगर मीडिया गलत स्वरूप दे देती है और लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, तो वो गलत है। यानी एक छोटी सी बात को, सही बात को भी किस प्रकार से कई बार गलत रूप में दिखाया जाता है, ऐसी कोई भी हम घटना यहाँ पर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी सुनी देखी किसी आपदा का वर्णन करो। आपदा का मतलब मुसीबत का, यानी आपने, अब तुम यही कोरोना का भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये तो अभी हर एक के साथ चल ही रहा है। यानी आपने जो देखी हो, सुनी हो, ऐसी कोई भी मुसीबत कोई का समय कोई आया हो आपके जीवन में, तो हमने उसका वर्णन करना है। तो हम लिख सकते हैं कोरोना के बारे में कि ऐसी एक बीमारी आई जो हमें बाहर निकलने तक के लिए, हमें घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, एक दूसरे को छूने के लिए, घुलने मिलने के लिए, यहाँ तक कि अपना पूरा विवरण दे सकते हो कि हम स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, घर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं। हमारा नई कक्षा में आने के पश्चात हम वो खुशी भी नहीं मना पाए अपने दोस्तों के साथ। तो जो भी अपने मन की बातें हैं, वो इस प्रश्न में आप लिख सकते हो आराम से। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो मैंने समझाए हैं। आज ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, ये सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और व्हाट्सएप पे डालेंगे। ठीक है, अब हमारा ये पाठ खत्म होता है। आज का काम तुम्हारा यही है, रिटर्न वर्क है इसके प्रश्न उत्तर का लिखने का। धन्यवाद।